देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से मन ही मन प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जीआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका लहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम 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 शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, आंखें खोलेंगे। सभी को सादर प्रणाम। गुड आफ्टरनून, वेलकम इन टुडेज क्लास। स्लाइड दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। कल हम यहाँ तक पहुंचे थे, पोल्यूशन। ये डेफिनेशन हमने देखी थी, वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। पोल्यूशन क्या है? लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। ओरिजिनल वर्ड पोल्यूरे मीन्स टू सॉइल, मतलब खराब करना। डेफिनेशन है द चेंज इन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय केमिकल, फिजिकल और नेचुरल फैक्टर्स। हिंदी में रासायनिक, भौतिक या प्राकृतिक कारकों के कारण पर्यावरण की प्राकृतिक गुणवत्ता में परिवर्तन, दैट इज नोन एज पोल्यूशन। ओके, रासायनिक, भौतिक और प्राकृतिक ये चीजें हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है, जैसे धुआं, धूल, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी पोल्यूट करते हैं। ओके, बैठ जाएंगे इंग्लिश में। ये दूसरी डेफिनेशन भी दी है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज जो कोई भी अनफेवरेबल अल्ट्रेशन होता है अपने सराउंडिंग में, जो कोई एक लेवल, जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल तक जाता है कोई भी चीज में जो कि खराब हो हमारे लिए, दैट वी कॉल एज पोल्यूशन, राइट। ये इसकी हिंदी में दूसरी डेफिनेशन है। आसपास के किसी भी प्रतिकूल परिवर्तन, पर्यावरण में किसी भी पदार्थ के स्तर या एकाग्रता में वृद्धि की, यह जीवित जीव के लिए, जो जीवित जीव के लिए खतरनाक है, राइट। ये सिंपल डेफिनेशन है। हम आगे जाएंगे। ये भी बोला जाता है कि pollution occurs when the air contains gases, डस्ट, फ्यूम्स और ऑर्डर इन हार्मफुल अमाउंट। जो भी नॉर्मल लेवल से ज्यादा जब बढ़ जाता है, कोई भी गैस, राइट, एनी गैस, CO2 भी एक गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, वो अपने नॉर्मल लेवल से जब बढ़ जाता है, या तो डस्ट, डस्ट रहती है हवा में बट उसके नॉर्मल लेवल से जब बढ़ जाता है, फ्यूम्स, ऑर्डर, तो जो हार्मफुल रहता है अमाउंट तक जाता है, अमाउंट जब रीच हो जाता है तो उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन इज व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड गैसेस एक्सीड सेफ लिमिट। अभी जो मैंने कहा ना, एक लिमिट रहती है कि ये चाहिए, सभी चीजें जरूरी है नेचुरल फॉर्म में, बट जब वो एग्जिट करती है सेफ लिमिट से ज्यादा, देन वी कॉल इट एज पोल्यूशन। पोल्यूशन कैसे रहते हैं? आउटडोर पोल्यूशन भी है और इंडोर। इंडोर मतलब घर के अंदर जहाँ पे हम रहते हैं, वी कॉल इट एज इंडोर एयर पोल्यूशन और आउटडोर एयर पोल्यूशन, राइट। ये टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। तो आउटडोर पोल्यूशन में स्मोग है, पार्टिकुलेट्स, एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस गैसेस। व्हाट इज स्मोग? स्मोक और फोग दोनों मिलके स्मोग बनाता है। इट्स वन टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। ये बहुत ही हार्मफुल है। स्मोक जो कि धुआं रहता है, और फोग, फोग को हिंदी में क्या कहते हैं, वो मॉइस्चर जैसे बढ़ जाता है ना एयर में, वो दोनों मिलके स्मोग बनाते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल और वो एक टाइप का एयर पोल्यूशन है। पार्टिकुलेट्स, व्हाट आर पार्टिकुलेट्स? छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में फ्लोट होते रहते हैं, वी कॉल इट एज पार्टिकुलेट्स। आपने कभी क्या बोलते हैं, जो आरती हम करते हैं ना, राइट, भगवान की आरती, उसमें हम कपूर जलाते हैं। कपूर जब जलता है तो उसमें छोटे छोटे ब्लैक थिंग्स उड़ती है, आपने देखा होगा किसी ने, तो उसको पार्टी, जो फ्लोट होते रहते हवा में, दिस इज ऑल्सो नोन एज एयर पोल्यूशन। एसिड रेन, जब कोई एयर, मतलब एसिड रेन के बहुत आगे हमने देखेंगे डिटेल में। एसिड रेन एक ऐसे टाइप का प्रेसिपिटेट है, मतलब गिरती है बारिश जिसमें एसिड के अंश रहते हैं, और वो बहुत ही डैमेजिंग रहता है, राइट। जो अगर एसिडिक है तो ऑब्वियसली इट विल डैमेज द थिंग्स। जहाँ पे भी गिरेगा, पेड़ों पे गिरेगा, अगर पत्थर पे भी गिरता है, पानी पे भी, अगर पौंड है, लेक है, उसमें भी अगर ये गिरता है तो उनको भी पोल्यूट करता है, राइट।
ये गैसेस से बनता है, गैसेस जब रिएक्ट करते हैं एयर के साथ तो एसिड रेन बनता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। और ग्रीन हाउस गैसेस है, तो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस मतलब ये गैसेस हमारे वातावरण में प्रेजेंट है जो हीट को पकड़ के रखता है एक लिमिटेड अमाउंट में। वी नीड हीट, राइट। हमने आगे भी देखा था कि हमें चाहिए थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी उष्मा एटमॉस्फेयर में चाहिए। पर अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस है, आगे हम देखेंगे उनके नाम, वो ज्यादा बढ़ जाए देन इट विल होल्ड मोर हीट। ज्यादा गर्मी बोलते हैं ना कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से बहुत सारी हीट या तो टेम्परेचर बढ़ने लगा है, वो छोड़ेंगे नहीं, उनको पकड़ के रखेंगे सन की हीट को। देन इट इज नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। जो ज्यादा अमाउंट में बढ़ गए तो एयर पोल्यूशन कहलाता है। और इंडोर एयर पोल्यूशन, व्हाट इज इंडोर एयर पोल्यूशन? अगर घर में हम अगरबत्ती करते हैं, परफ्यूम ज्यादा यूज करते हैं, कोई भी अलग अलग चीजें रहती है जो हम घर में यूज करते हैं, उससे भी अगर कोई सिगरेट भी पी रहा है, राइट, तो ये इंडोर पोल्यूशन है। बहुत तरीके के अलग अलग स्मेल्स रहती है जो घर में रहती है, परफ्यूम की या तो पेंट की, बहुत सारी, दे ऑल आर कम अंडर इंडोर एयर पोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? स्मोक, पार्टिकुलेट्स, एसिड रेन, ग्रीन हाउस गैसेस, दे आर आउटडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन में या तो घर में जो अगरबत्ती रहती है उसका धुआं, परफ्यूम्स का, पेंट का, जो घर के अंदर है, सिगरेट स्मोकिंग, वो सब इंडोर एयर पोल्यूशन है। यहाँ तक क्लियर है? कोई एक जवाब देगा मुझे? मैम एक बार स्मोक का बता दो, स्मोक। स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फोग। फोग मालूम है ना, ऐसे जब हम ठंडी में यस। उठते हैं तो ये दोनों मिलके स्मोक बनाते हैं, ये पकड़ लेता है धुआं, ऊपर लेवल तक चला जाना चाहिए, राइट, जो स्मोक रहता है धुआं, बट वो उसे ऊपर नहीं जाने देता, वो उसे पकड़ के रखता है, फोग। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है लोअर लेवल, अपनी जो नॉर्मल हाइट रहती है उस पर वो जमा होने लगता है। ये भी हमने देखा जब फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं दिवाली के सीजन में, फॉग तो रहता ही है और धुआं भी बढ़ता है, तो एक पूरा ऐसे डेंस एयर बन जाती है जो हम देख नहीं पाते। देखा होगा, सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, दिल्ली में तो ज्यादा कभी कभी रहता है दिस टाइप ऑफ थिंग, स्मोक, राइट। हाँ, एक लेयर सी बन जाती है यस मैम। मैम। यस यस यस, जो थोड़ी इनविजिबल टाइप की कोहरा रहती बोल है। सकते हैं, कोहरा। कोहरा छा जाता है, अभी क्लाइमेट ऐसा हो गया था मैम, हाँ, दैट इज बारिश के फोग, बाद। दैट इज और फोग, कोहरा इज फोग, कोहरा अलग चीज हो गई जी। दैट इज फोग। और उसके साथ अगर हम कोहरे में स्मोक भी मिला दे देन इट विल बी, दिट इज, कोहरा खराब नहीं है, दिस स्मोक इज वेरी हार्मफुल, इट इज वन टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, राइट। अगर उसमें धुआं मिल जाए तो कैसा हो जाएगा, दैट टाइप ऑफ थिंग। आगे जाऊं मैं? यहाँ तक हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सिंपल ही टर्म्स थे, डेफिनेशन देखी हमने। आगे जा सकती हूँ मैं? कोई कंफर्म कर दीजिए, डाउट है तो यहाँ पे ही हम क्लियर कर लेंगे, फिर आगे जाएंगे। जी मैम, चलिए आगे। यस, थैंक यू। कॉसेस, देखिए कॉसेस क्या है एयर पोल्यूशन के? नेचुरल भी रहते हैं और ह्यूमन बींग्स तो ऑब्वियसली करते ही है, बट नेचुरल चीजें भी होती है जो एयर पोल्यूशन में बढ़ावा करती है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा? वाइल्ड फायर्स, कोई भी जंगल में या तो ग्रास लैंड में बिजली गिरती है या तो कोई भी अननोन रीजन से जो आग लगती है, वी कॉल्ड इट वाइल्ड फायर्स। आपने बहुत बार न्यूज में भी सुना होगा, राइट, कि जंगल में आग लग गई, रीजन मालूम नहीं रहता है, कभी कभी थंडर, वो लाइटनिंग रहती है उसकी वजह से भी आग लगती है, तो अननोन रहते हैं। वोल्कानो, जो वोल्केनो इरप्ट करते हैं, वोल्केनो को क्या बोलते हैं हिंदी में? वोल्केनोज, एनीबॉडी? ज्वालामुखी। यस, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का एक अलग ही प्रकार का धुआं रहता है, हमने मूवीज में, टीवी में भी देखा होगा, एक अलग टाइप का पूरा स्मोक निकलता है उसकी, बहुत उसमें पार्टिकुलेट्स रहते हैं, डस्ट पार्टिकल, पूरा ऐसे गांव के गांव वो कवर कर देता है, राइट। हम उसका कुछ नहीं कर सकते दिस टाइप ऑफ नेचुरल सोर्सेज का, वो अपने आप ही आता है, राइट। तो वाइल्ड फायर्स है, वॉल्केनोज है, मीथेन ये गैस है, वो भी अपने आप ही कोई कोई चीजों में से एमिट होता रहता है, तो ये भी एक एयर पोल्यूशन का कारण है। और डस्ट, ऑब्वियसली डस्ट तो होगी, या तो जोर से हवा बहती है तब भी डस्ट पार्टिकल्स हवा में मिक्स हो जाते हैं। दिस ऑल आर नोन एज नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। और ह्यूमन सोर्सेज क्या है? जैसे कि हम लोगों ने जो ये पावर प्लांट्स डालते हैं, ऑटोमोबाइल मतलब जो बाइक्स, टू व्हीलर्स, एनीथिंग जो रहते हैं व्हीकल्स, उसमें से जो निकलता है कि जी किसी भी चीज का, सॉरी, धुआं, लकड़ी जब जलती है, बर्निंग वुड स्टव, फायर प्लेसेस और फर्नेसेस, बड़े बड़े फर्नेसेस रहते हैं, चूल्हे रहते हैं बड़े बड़े आके, उसमें से भी जो स्मोक निकलता है,
धुआं निकलता है, ये सब ह्यूमन, ये हम लोग बनाते हैं, राइट। ये तो नेचुरल चीज है, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दिस, राइट। ये दोनों समझ में आया सभी को? डेफिनेशन, एयर पोल्यूशन कितने टाइप के रहते हैं? आउटडोर एंड इंडोर। घर के अंदर भी एयर पोल्यूशन है, घर के बाहर भी है। ये नेचुरल सोर्सेज है जो नेचुरल चीजों से आती है, वोल्केनो, वाइल्ड फायर, मीथेन, डस्ट, ये सब नेचुरल सोर्स है। और ये ह्यूमन सोर्स है, जो ऑटोमोबाइल, जो व्हीकल्स के धुएं से, फ्यूम्स, बर्निंग ऑफ वुड स्टोव्स, फायरप्लेस एंड फर्नेसेस, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। देखिए पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स मतलब क्या? जो हवा में प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे अमाउंट्स में, जो ज्यादा लेवल पे जब बढ़ जाते हैं, वी कॉल इट, जो पोल्यूशन करते हैं, दे आर नोन एज, सिंपल डेफिनेशन में अगर बोले, दोज हु पोल्यूट द एयर, दे आर नोन एज पोल्यूटेंट्स, राइट। क्लियर है ना पोल्यूटेंट्स का डेफिनेशन हिंदी में भी? जो चीजें किसी भी चीज को खराब करती है, इफ वी कंसिडर एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन, द पोल्यूटेंट्स विच डिस्ट्रॉय द क्वालिटी ऑफ एयर बी नोन एज पोल्यूटेंट्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये सब पोल्यूटेंट्स है जो एयर में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ के। प्रेजेंट तो है ही, ये हमने पहले भी एक चार्ट देखा था, राइट, एयर का, तो ये देखे थे सब चीज, पर अगर ये अपने नॉर्मल लेवल से एक्सीड करते हैं, देन दे आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। क्लियर है? आगे जाऊं? एनीबॉडी, कुछ डाउट नहीं है ना यहाँ तक? Natural ma'am. sources, human sources, and these are the pollutants which are present in the air: CO2, CO, SO2, NO2. मैम और भी पॉल्यूटेंट्स Yes. हो सकते हैं ना? यस, मैनी पोल्यू हमने देखे ना, अभी बहुत सारे थे। देखिए नेचुरल सोर्सेज भी है जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये तो हमने थोड़े अलग स्पेसिफिक, हमारा टॉपिक अभी इसके ऊपर पर्टिकुलर चीजों के ऊपर फोकस हो रहा है कि हम CO2 बोलेंगे एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके ऊपर हम ज्यादा डीप में जाएंगे, राइट। बहुत सारे पोल्यूटेंट्स है, बट वी आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। मैम CFC भी सुना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो भी ये आएगा, है आगे स्लाइड में, चिंता मत कीजिए, है बहुत सारे हैं। मैम ये बता रहे थे आपने नेचुरल सोर्सेज में वाइल्ड फायर क्या था, एक बार बता देंगे उन्हें? यस, वाइल्ड फायर, आपने जंगल में देखिए, फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है आपको? वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर मतलब कोई भी ग्रास लैंड या तो जंगल में जब आग लगती है, फॉरेन में तो बहुत सुना होगा, यहाँ पे भी छोटे छोटे हिल्स में जंगल रहते हैं, वहां पे भी अपने आप आग लगती है। वी डोंट नो द प्रॉपर रीजन। कभी कभी पेड़ों की दो टहनियां या तो ब्रांचेस जब एक दूसरे से ज्यादा देर तक घिसती है ना, तो फायर प्रोड्यूस होता है, राइट। द नेचुरल कैसे क्रिएट होती है, पहले के जमाने में कैसे फायर बनाते घर्षण थे? जी, यस, दोनों एक दूसरे से टकराने से होता है। हाँ, वो भी रीजन हो सक, या तो जब बिजली गिरती है तो भी नेचुरल, ये नेचुरल चीज ही हुई ना फायर की। ह्यूमन बींग्स ने आग नहीं लगाई, बट नेचुरल तरीके से जब आग लगती है जंगल में या तो ग्रासलैंड में, वी कॉल्ड इट एज वाइल्ड फायर्स। क्लियर है? ओके मैम। या थैंक यू। आगे चलेंगे। अगर ये पोल्यूशन है तो ऑब्वियसली इसके इफेक्ट भी होंगे, क्योंकि ये पोल्यूशन है, अच्छी चीज तो है ही नहीं, तो उसके इफेक्ट भी कैसे होंगे? खराब ही होंगे, राइट। तो ह्यूमन बींग्स पे क्या रहते हैं? डिसीजेस होते हैं अलग अलग तरीके में। एस्थमा एक बहुत ही कॉमन डिसीज है, सबको मालूम है, इट्स वेरी कॉमन वर्ड, एस्थमा, जो एयर पोल्यूशन से होता है। स्किन इन्फेक्शन भी होता है एयर पोल्यूशन से, आंखों में जलन होती है, आंखें भी लाल हो जाती है, राइट। सबने ये नॉर्मल चीजें देख, मतलब डिसीजेस कवर मेनी थिंग्स जो ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट करती है, बट पर्यावरण पे भी तो इफेक्ट होगी ना। नॉर्मल लेवल पे हमने ये पोल्यूटेंट्स एयर में डाल दिए, तो भी कुछ एनवायरनमेंट पे भी तो इफेक्ट आएगी ना। तो एक है एसिड रेन। एसिड रेन मतलब एनी फॉर्म ऑफ, मैंने पहले, कोई भी चीज जो प्रेसिपिटेट मतलब गिरती है बारिश के साथ, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या तो नाइट्रिक एसिड रहता है, उसे हम एसिडिक रेन बोलते हैं, उसके साथ वो गिरती है, तो ये बहुत चीजों को खराब कर देते। दिस इज द एनवायरमेंट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। फिर यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? आप सभी ने देखा होगा ऐसे गांव में या तो नदी में ऐसे पूरा लील ऊपर ग्रीन कलर का कवर बन जाता है, देखा है क्या आपने कभी यूट्रोफिकेशन?
पूरा हरा 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 तालाब पूरा कवर कर देता है कोई एक चीज, उसको algae bloom बोलते हैं। इंग्लिश में आई नो व्हाट इज algae bloom बोलते हैं। हिंदी में स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड किसी को मालूम है क्या? पूरा हरा बना देता है, पूरे पॉन्ड या तो रिवर को पूरा कवर कर देता है। काई जम जाना। काई मैम, हाँ, काई yes, इसको ना उसको शायद जलकुंभी बोलते हैं, घटपर्णी। एक पत्ता जो टाइप का पूरे, छोटा छोटा पत्ता होता है, हाँ एक तो हाँ बहुत सा बन यस जाता यस है। यस, वो हाँ, पूरा घटपर्णी कवर या कर जलकुंभी भी, जलकुंभी। जलकुंभी जी बताएं वो भी सही है, उस तरह भी हाँ होता है, और काई भी हो जाता है। हाँ, यस। जी जी। तो एक पूरा ग्रीन कवर रहता है, वो algae का बनता है, और प्लांट ग्रोथ भी उसमें होने लगते हैं, या तो लेक्स या तो ओशन रिजर्वर, कहाँ पे भी उसको इंग्लिश में तो algae bloom या तो वाटर हाइएसिंथ बोलते हैं, जिन्होंने ये वर्ड सुना होगा उनके लिए। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स पानी में आने लगते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है, और ये टाइप की चीजें ऐसे पूरी ब्लूम हो जाती, पूरा कवर अप कर देती है उसके ऊपर वाले लेयर को। तो इसकी वजह से नीचे लाइट भी नहीं जाएगी, और जो छोटे छोटे जीव है ना, उनको भी सनलाइट चाहिए, मछलियां वो सब ऑक्सीजन की कमी से मर जाती है। इट इज वेरी हार्मफुल, राइट। और एनिमल वेस्ट से भी कभी कभी ये चीजें आती है पानी में, तो भी ऐसे हो जाता है। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोपिफिकेशन, राइट, ये क्लियर है। फिर है हेज। व्हाट इज हेज? इसको हिंदी में एक सिंपल वर्ड है कि धुंध भरी वायु। उसको हिंदी में बोलते हैं धुंध भरी वायु। एयर कंटेनिंग समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी, हम देख नहीं सकते, ऐसी घट्ट हवा बन जाती है, राइट, धुंध भरी वायु। ये हेज इज अ सिंपल वर्ड। वाइल्ड फायर अभी हमने डिस्कस किया। ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन लेयर में एक होल, छेद बन जाता है, जो कि राइट नाउ एंटार्क्टिक पार्ट पे देखा गया है। आई थिंक 2007 या 17 के टाइम पे ज्यादा था, और अभी बढ़ ही रहा है राइट नाउ। रिसेंट देखे तो भी वो एक बड़ा सा होल है। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से ओजोन में डिप्लीशन मतलब कमी आ, ओजोन लेयर एक आवरण है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट, यूवी रेज से, तो उसमें डिप्लीशन होती है, कमी होने लगती है, होल्स होने लगते हैं। क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट डैमेज मतलब जो पेड़ पौधे हैं, क्रॉप्स हमारे जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात की गई है, और फॉरेस्ट में भी डैमेज होने लगता है। और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये तो सबको मालूम है कि क्लाइमेट भी चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेंट ज्यादा ही अमाउंट में एयर में मिक्स हो रहे हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर था? यहाँ पे भी क्लियर है। इफेक्ट बहुत सारी डिसीजेस होगी, एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, हेज, वाइल्ड लाइफ, ओजोन डिप्लीशन, सॉरी वाइल्ड लाइफ है, सॉरी आई थॉट वाइल्ड फायर। वाइल्ड लाइफ मतलब कि पशु पक्षी, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, वाइल्ड लाइफ में, Kavita ma'am, यस, please explain eutrophication. यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, जी, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, it is please a explain करना है इसको। it is the green cover of dense algae and plant growth on lakes, ocean and reservoir। जो भी स्थिर पानी है या तो थोड़ा सा मूविंग पानी है, उसके ऊपर एक ग्रीन कवर, उसको इंग्लिश में algae bloom या तो वाटर हाइएसिंथ भी बोलते हैं, वो एक कवर कर देता है। ये एनवायरमेंटल इफेक्ट है। जब पानी में फॉस्फोरस या तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये चीजें आ जाती है, पूरा ऐसे डेवलप होने लगते हैं। और ये कभी कभी एनिमल वेस्ट और फर्टिलाइजर्स और सीवेज वाटर भी जब मिलता है तब भी होते हैं, और ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन से तो होते ही है। क्लियर है नीरज जी? आगे जाए हम। ओके, जी मैम। या फोटो डालना था, बट आई थिंक है क्या, नहीं, आई थिंक भूल गई मैं। यहाँ तक क्लियर था सभी को? हम आगे जाएंगे। वाटर पोल्यूशन। What is water pollution? जब water pollution is the contamination of water bodies, example lake, river, ocean, aquifers and groundwaters, very often by human activity. Sorry, water pollution क्या है? जब contaminate हो जाते हैं, या तो बैक्टीरिया तो इन्फेक्शियस हो जाते हैं, वाटर बॉडी अच्छे नहीं रहते, क्लीन या तो प्योर वाटर नहीं रहता है, जैसे कि लेक का पानी, रिवर का पानी, ओशन का, एक्वाफियर्स में आगे एक्सप्लेन कर दूंगी,
एंड ग्राउंड वाटर, जो कि जमीन के नीचे के तल में पानी रहता है, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। एक्वाफायर्स एक रॉक की लेयर रहती है जो पानी को जमा होने देती है ग्राउंड वाटर पे, राइट। मिट्टी से पानी नीचे उतरता है और एक रॉक की इम्परमेबल लेयर रहती है जो पानी को उधर स्टोर कर देती है, और बाकी हम जो वेल वगैरह डिग करते हैं तब वो पानी पूरा बाहर आता है। तो वाटर पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज रहती है उसकी वजह से होती है, जो कि ये सभी चीजों को पोल्यूट कर देती है वाटर बॉडीज को। वाटर बॉडीज लाइक लेक, रिवर्स, ओशन, एक्वाफायर्स एंड ग्राउंड वाटर। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, एक तो सरफेस वाटर पोल्यूशन है जो कि हमें बाहर दिखता है, जो कि नदी का पानी या जो हम क्लियरली देख सकते हैं, और एक ग्राउंड वाटर जो नीचे रहता है, जो हम कुएं वगैरह बना के जो नीचे अंडर वाटर है वो बाहर लाते हैं, वी कॉल इट एज ग्राउंड वाटर। और उसका भी पोल्यूशन होता है। कैसे, मैं एक पिक्चर दिखा देती हूँ, दिख रहा है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। अगर हम पूरा डंपिंग करेंगे, दिस इज द पिक्चर, ये क्लियर यहाँ से हो जाएगा, फिर हम वापस जाएंगे। लैंडफिल मतलब हम कचरा अगर डंप करते हैं तो उसमें से धीरे धीरे वो कचरा नीचे उतरने लगता है, राइट। और ये वेल है, यहाँ से देखिए पूरा वेल है, ये पेस्टिसाइड्स भी जा रहे हैं अंदर, फर्टिलाइजर्स भी अंदर जा रहे हैं। ये सेप्टिक टैंक जो हमारे घर के पूरे गंदे पानी को जमा करता है, उसका भी लीकेज यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जा रहा है। अगर वो वेल है, वेल में से पानी कहाँ आएगा, दिख रहा है क्या, अभी क्लियर दिख रहा है व्हाट इज एक्वाफायर? Yes, ma'am. Yes. वो पानी को रोकता है, एक इम्परमेबल लेयर ऑफ रॉक रहता है, पत्थर, जो ये पानी जमा होने देता है। सॉरी मैम ये समझ में नहीं आया, एक्वाफायर क्या बताया आपने? एक्वाफायर मतलब एक, देखिए ये मिट्टी है, एक मिनट में वापस चालू कर देती हूँ पेन। ये मिट्टी है हमारी, राइट, दिस इज द लैंड। और यहाँ पानी क्यों जमा है? क्योंकि एक नीचे एक पत्थर रहता है जो पानी को और नीचे नहीं जाने देता। कुएं हम बनाते हैं, क्यों कुएं बनाते हैं? क्योंकि नीचे का पानी ऊपर ला सकते हैं, राइट। तो नीचे एक पानी स्टोर करने के लिए कोई चीज तो चाहिए ना, जमा हुआ पानी। तो जमा कैसे होगा? तो एक लेयर रहती है रॉक की जो पानी को और नीचे नहीं जाने देगा। समझ में आया? ओके मैम। तो और ये एक्वाफायर इज बेसिकली तो मैम अ लेयर ऑफ रॉक, बेसिकली ऑटोमेटिक होती है ये। जो ये वो नेचुरली इनबिल्ट है ना, वो अपना जो अर्थ है उसमें आती है ना नीचे। ग्राउंड वाटर तो है, बहुत सारी चीजों से नीचे से पानी निकलता है ना, वेल हम बनाते हैं तो इट्स ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर नीचे एक जमा तो होगा ना, पर जमा कैसे होगा? तो एक ऐसा नीचे लेयर होगा जो पानी को और नीचे नहीं जाने देगा, वहां पे स्टोर करेगा, ताकि जब हम कुआं बनाए तो वो पानी नीचे से ऊपर आता है, राइट। और ये जो नीचे पानी भरा हुआ है वो इट्स वेरी प्योर, इट्स वेरी गुड, क्योंकि फिल्टर हो के वो नीचे गया है। बट अगर ये सीपेज हो रहा है, हमारी गंदगी जो लैंडफिल्स है, जो घर के सेप्टिक टैंक से लीकेज हो रही है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो जमीन में उतर रहे हैं, उसकी वजह से ये ग्राउंड वाटर पूरा कंटेमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? और ये सरफेस वाटर पॉल्यूशन आगे देखेंगे। सरफेस वाटर मतलब फाउंड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जैसे कि ओशन, रिवर, पॉन्ड, ये वगैरह ऊपर जो दिखते हैं सरफेस के ऊपर। और ग्राउंड वाटर क्या है? जो फाउंड इन सॉइल और अंडर रॉक स्ट्रक्चर और एक्वाफायर जो नीचे है। ये दो चीजें क्लियर है सभी को? कि वापस जी मैम। एक्सप्लेन करूं? मैम एक क्वेश्चन था, यस जो अंडरग्राउंड वाटर होता है यस वो मतलब जो पानी जाता है सरफेस से अंदर पानी जाता है, वो फिल्टर होके जाता है नीचे। तो यस। कोई जो लेयर कुछ लेयर होती है फिल्टर होके नीचे आता है कि नॉर्मली इसे जाता है कुछ? अगर जनरली बारिश होती है, राइट, तो धीरे 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 पहले पानी कहाँ जाता है? जमीन के अंदर ही उतर जाता है ना। धीरे धीरे बारिश होती है तो बोलते हैं ना कि जमीन में उतर गया। तो हाउ इट विल गो? हम फिल्टर्स, या तो 9th-10th में हम पढ़ेंगे व्हाट इज वाटर फिल्ट्रेशन, जो मिट्टी के लेयर से बनाते हो। तो धीरे धीरे जब वो नीचे पहुंचेगा, इट विल बी वेरी प्योर, इट विल बी वेरी फिल्टर्ड, क्योंकि वो लेयर से होके धीरे धीरे जाता है और नीचे जमा होता है। क्यों? क्योंकि और नीचे नहीं जा सकता। एक नीचे लेयर है मजबूत रॉक की जो परमिएबल नहीं है। सॉइल इज परमिएबल, राइट, धीरे धीरे उसको जाने देगा। सॉइल इज सेमी परमिएबल वी कॉल।
बट रॉक इज नॉन परमेबल, तो पानी नीचे वो जमा हो जाएगा। ओके मैम। या ऑब्वियसली हम कुएं का पानी बोलते हैं ना कि कुएं का पानी साफ रहता है, क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे जमीन में उतरा है और वो शुद्ध पानी है, प्योर है वाटर। बल्कि अगर उसमें ये गंदी चीजें मिल जाए, कंटेमिनेट हो जाए, लैंडफिल्स का पानी, सीवेज का पानी, सेप्टिक टैंक का जो फर्स्ट फर्टिलाइजर और पेस्ट है, तो वो कैसा पानी? वो प्योर है, पर खराब किसने किया? ह्यूमन एक्टिविटीज ने, राइट? तो आज के समय में तो सारी जगह फिर तो सेफ वाटर तो है ही नहीं, क्योंकि सब जगह लैंडफिल्स हैं, ऑब्वियसली पेस्टिसाइड सब जगह। हाँ आएगी, देखो आगे स्लाइड क्या कर रखा है हम सब ने। ये सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन मालूम है? सरफेस वाटर भी प्योर ही था, बट हमने क्या किया है, पूरा कचरा डंप कर करके, पूरी चीजें डाल डाल के सरफेस वाटर भी पॉल्यूट कर दिया। ग्राउंड वाटर भी प्योर था, वो भी हमने पूरा अंदर डाल डाल के सब, वो भी फर्टिलाइजर पेस्ट सब चीजें मिलके ग्राउंड वाटर भी अभी पोल्यूट हो। बहुत ही रेयर जगह रह गए जहाँ पे हम क्लीन वाटर मिलता है, राइट? ये आप जो बोल रहे थे ना मैम, some facts about water. Nearly 97% of the world's water is salty, या तो otherwise it's undrinkable। 97% पानी खारा है, क्योंकि ओशन में ही ज्यादा पानी है, ओके? या तो अगर है तो भी वो अनड्रिंकेबल है। 97% ऑफ वाटर इज सॉल्टी और अदरवाइज वो पीने लायक नहीं है। 75% ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये फैक्ट है कि हमारा दिमाग 75% वाटर से बना है, and 75% of a living tree is water, right? हमारा ब्रेन पानी का ही ज्यादातर भाग उसमें यूज हुआ है, और अगर कोई लिविंग ट्री है तो उसमें भी 75% वाटर ही है। दिस इज अ फैक्ट। A person can live about a month without food, but only about a week without water। पानी के बिना ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता ही जिंदा रह सकता है, फूड के बिना तो 1 महीना जी सकता है कोई इंसान, राइट? Some 1.8 billion people worldwide drink water that is contaminated with feces। feces मतलब गंदगी या तो पोल्यूशन, उससे बना हुआ पानी ही पीते हैं 1.8 बिलियन पीपल। कभी कभी टीवी में, न्यूज़पेपर पे अभी देखा होगा आप सभी ने कि बहुत ही गंदा पानी कहीं जगह पे आता है, जो लोगों को बेचारे को नहीं तो भरने जाना पड़ता है, छोटे छोटे रिमोट एरिया में रहते हैं वो, पीने का पानी, राइट? ड्रिंकेबल वाटर की बात हो रही है, वो भी कंटामिनेटेड ही होता जा रहा है। ड्रिंकेबल वाटर भी, पीने का पानी भी शुद्ध नहीं मिलता है। दिस आर द फैक्ट्स, सम जनरल इंफॉर्मेशन कि 97% वर्ल्ड का पानी खारा है या तो अनड्रिंकेबल है। ह्यूमन बीइंग का ब्रेन 75% पानी से, और कोई भी लिविंग ट्री 75% पानी से बना है। और इंसान 1 महीना खाने के बिना रह सकता है, पर पानी के बिना ओनली अ वीक, राइट? आगे चलेंगे। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज? क्या कारण है वाटर पोल्यूशन के? एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट बताया गया है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इज वन ऑफ द रीजन। इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन्स जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से उत्पन्न होता है जो खराब है, राइट? प्रोसेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्रोसेसेस करती है, कपड़े की मिल रहती है, पेपर मिल रहती है, माइनिंग रहते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज रहती है, उनका एक कचरा अलग ही टाइप का, पानी तो सब यूज करेंगे ही, तो वो खराब पानी ये लोग डंप कर देते हैं बाहर। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी अपने वाटर सोर्सेस खराब होने लगते हैं, राइट? इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विच में इंक्लूड एनी मटेरियल दैट इज रेंडर्ड यूजलेस ड्यूरिंग अ उनको जो चीज चाहिए वो बन गई, बट जो चीज उनको नहीं चाहिए वो लोग छोड़ देते हैं पानी में, राइट? जो बची हुई चीजें दैट आर यूजलेस फॉर देम, इंडस्ट्री के लिए जो यूजलेस है वो लोग पानी में छोड़ देते हैं। पिक्चर्स भी दिख रहे हैं। और ये कब से चालू हुआ है? जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट, पहले के जमाने में ऐसे नहीं था, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पे इतना वेस्टेज नहीं होता था। बट जब इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, पूरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, इकोनॉमी भी ग्रोथ होती है ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, बट ये वेस्ट भी तब बढ़ने लगे और अपने वाटर रिसोर्सेज भी खराब होने लगे। औद्योगिक कूड़ा, ये हमने हिंदी में भी डाला है, राइट? औद्योगिक अपशिष्ट औद्योगिक गतिविधि द्वारा
उत्पादित अपशिष्ट है जिसमें कारखानों, उद्योगों, मिलों और खनन कार्य जैसे निर्माण प्रक्रिया के दौरान बेकार हो जाने वाली कोई भी सामग्री शामिल है जो उनको नहीं चाहिए, राइट। यह औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद अस्तित्व में आया। पहले इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं था जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद स्टार्ट हुआ। मराइन डंपिंग, मराइन मतलब ओशन, उसमें जो डंपिंग करते हैं ये भी एक टाइप का पॉल्यूशन ही है वाटर का। द गार्बेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच हाउसहोल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर, प्लास्टिक, फूड एक्सेट्रा इफ कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन सी, उसे हम मराइन डंपिंग कहते हैं। और ऐसी चीजों को डिकम्पोज करने में 200 साल लग जाते हैं। कोई भी कूड़ा कचरा अगर हम सी में डालते हैं तो वो डिकम्पोज होने में 200 साल लगते हैं। When such things enter sea, harm animals in the sea, ऐसी चीजें दरियाई जीवों को भी नुकसान पहुंचाती है। क्लियर है ये डेफिनेशन? ये हिंदी में है बट इंग्लिश में क्लियर है कि जो हम कूड़ा कचरा हाउस होल्ड थिंग देखा भी होगा आपने टीवी पे भी, या तो नेचुरल हम बीचेस पे जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा कचरा सी में डालते हैं, राइट। हिंदी में देख ले, व्हाट इज समुद्री डंपिंग या तो मराइन डंपिंग। प्रत्येक घर द्वारा उत्पादित कचरा कागज, प्लास्टिक, भोजन आदि के रूप में एकत्र किया जाता है और समुद्र में जमा किया जाता है। इन वस्तुओं को विघटित करने के लिए 200 वर्ष लगते हैं। ये वर्ड एक मिस हुआ है। जब ऐसी चीजें समुद्र में प्रवेश करती है तो समुद्र में जानवरों को भी नुकसान पहुंचाती है। यहाँ तक क्लियर है? मराइन डंपिंग एक तो इंडस्ट्रियल डंपिंग है जो वाटर पोल्यूट करती है, दूसरा मराइन डंपिंग है। क्लियर है ये टॉपिक सभी को? जो सी या तो ओशन में डालते हैं, राइट। और एक है एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज। व्हाट इज एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज? अगर oil spill pose a huge concern as large amount of oil into the sea and does not dissolve with water. कभी ऑयल रहता है वो पानी में डिजोल्व होता है क्या? नहीं, it will float on water, right? So thereby opens problem for local marine wildlife such as birds, fish and other sea otters. For example, a ship carrying large quantity of oil may spill oil if met with an accident. अगर कोई जहाज है, पिक्चर्स में भी दिखाया गया, उसका एक्सीडेंट होता है और बाय एक्सीडेंट बाय चांस कुछ भी प्रॉब्लम हुआ और ये ऑयल टैंकर्स कैरी करते, वो लीकेज हो गया, राइट, तो ये पानी में बहुत टाइम तक तैरता रहेगा, इट विल नॉट गेट डिजॉल्व। तो इसकी वजह से जो पानी के जीव है, छोटे छोटे मछलियां रहती है, बर्ड्स भी बहुत सारे रहते हैं, राइट, वाटर बर्ड्स, और सी ऑटर्स रहते हैं, उत्बिलाव, आई थिंक उसको उत्बिलाव बोलते हैं सी ऑटर्स को, उनको भी बहुत नुकसान होता है क्योंकि ये उनकी स्किन पे चिपक जाते हैं सी ऑटर्स के, राइट। तो ऐसी चीजों से भी वाटर पोल्यूशन होता है क्योंकि बहुत टाइम बाद क्लियर होती है, इसको बहुत टाइम लगता है, धीरे 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 ये किनारे तरफ जाती है, उसको बहुत 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 टाइम लगता है ये क्लियर होने में ऑयल को, राइट। आकस्मिक तेल रिजर्व, ये एक्सीडेंटली होता है, जानबूझ के नहीं, कोई भी रीजन से जब ऑयल लीकेज होता है तो तेल रिजर्व एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि बड़ी मात्रा में तेल समुद्र में प्रवेश करता है और पानी के साथ नहीं घुलता है। इससे स्थानीय समुद्री वन्यजीव जैसे कि मछली, पक्षियां और समुद्री उत्बिलाव के लिए समस्या खुल जाती है। उदाहरण के लिए बड़ी मात्रा में तेल ले जाने वाले जहाज दुर्घटना का शिकार होने पर तेल गिरा सकता है। ये तीनों देखे हमने, 3 फैक्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मराइन डंपिंग, एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैम मराइन डंपिंग एक बार और समझा दीजिए। या हिंदी में समझाओ या इंग्लिश में? हिंदी में मैम। या मराइन मतलब सी या तो ओशन, राइट। अगर उसमें डंपिंग करते या तो हम कूड़ा कचरा डालते हैं, वी कॉल्ड इट डंपिंग। तो कोई भी कूड़ा कचरा जब हम सी तो ओशन में डालते हैं, जैसे कि कागज हो, प्लास्टिक हो, कोई भी खाने की चीज हो, तो वी आर पोल्यूटिंग इट, राइट। हम खराब करते हैं ना, उसमें कचरा ही डाल रहे हैं ना, तो वी आर पोल्यूटिंग इट। तो अगर प्लास्टिक वगैरह जैसी चीजें रहती है, अगर वो समुद्र में डालते हैं तो उसको डिकम्पोज होने में 200 वर्ष मतलब 200 साल लग जाते हैं वैसी चीजों को डिकम्पोज होने में, क्योंकि वो घुलती ही नहीं है ना, डिकम्पोज नहीं होगी, राइट। तो और ये जो जीव है
छोटी छोटी मछलियां हैं, छोटे छोटे दूसरे बहुत सारे बड़े भी जीव हैं, उनको नुकसान पहुंच, या तो वो खा लेते हैं, निगल जाते हैं प्लास्टिक की चीजों को, तो वो मर जाएंगे, राइट? या तो पानी भी पॉल्यूट करेंगे। क्लियर है? जी मैम, अब क्लियर हो गया। अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट मतलब जो रिसेंट डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन, उसको हम अर्बन डेवलपमेंट कहते हैं कि हम नया नया शहरी विकास, प्रॉपर वर्ड दिखा देती हूँ। अर्बन डेवलपमेंट मतलब शहरी विकास। अर्बन डेवलपमेंट, population has grown, so has the demand for housing, food, cloth। अगर हम शहरी विकास होगा तो पॉपुलेशन, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ही शहरी विकास होगा, तो खाना भी चाहिए ज्यादा, कपड़े भी चाहिए, फूड भी चाहिए, सभी की डिमांड बढ़ेगी। As more cities and towns are developed, they have resulted in increased use of fertilizers to produce, increase in construction activities, inadequate sewer collection and treatment, landfill as more garbage is produced, increases in chemicals। देखिए अर्बनाइजेशन जैसे जैसे होगा, लोग बढ़ेंगे, घर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। घर चाहिए तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी बढ़ेगी, ओके, तो उसका भी एक कचरा बढ़ेगा। फर्टिलाइज, खाना चाहिए ज्यादा तो फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करेंगे तो सॉइल की क्वालिटी भी खराब होगी, राइट? एक टाइप का वो भी एक चीज ज्यादा लगेगी। फिर इनएडिक्वेट सीवर कलेक्शन, मतलब जो कचरा रहता है उसको कलेक्ट करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हम पानी में छोड़ते हैं, उसके सीवर प्लांट्स भी रहते हैं, पूरे बाद में ही छोड़ा जाता है, तो वो भी प्रॉपर नहीं होगा। लैंडफिल्स, क्योंकि ज्यादा कचरा जमे हो, लोग बढ़ गए तो ज्यादा कचरा भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी ज्यादा पोल्यूशन होता है, राइट? और केमिकल्स भी बढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा है सब? वापस समझाएंगे। एक तो था वाटर पोल्यूशन का मैम वॉइस ब्रेक इंडस्ट्रियल, हो रही है। आ रही है अभी? आ रही है या? ठीक है मैम। देखिए वापस हम रिवाइज कर लेते। वाटर पोल्यूशन पहले क्या था? इंडस्ट्रियल वेस्ट। दूसरा क्या था? मराइन डंपिंग एंड एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज। 3। चौथा क्या था? अर्बन डेवलपमेंट। तो पानी की क्वालिटी भी खराब हो रही है ना, क्योंकि सभी चीज बढ़ रही है, राइट? अर्बनाइजेशन हो रहा है, खाना, पानी, कपड़ा, सब चीजें डिमांड, तो उसका कचरा कहाँ जाएगा? दिख रहा है क्या? लोग बढ़ेंगे, कचरा बढ़ाएंगे, राइट? या तो फैक्ट्रीज बढ़ेगी तो उसका भी कचरा डंप पानी में हो रहा है, ओके। और एक अदर रीजन है एनिमल वेस्ट, प्राणियों का। हम पहले हिंदी में देख लेंगे अर्बन डेवलपमेंट को। जनसंख्या बढ़ी है, इसलिए आवास, भोजन और कपड़े की मांग भी बढ़ी है। जैसे जैसे अधिक शहरों और कस्बों का विकास हुआ है, उन्होंने उत्पादन के लिए उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि, निर्माण गतिविधियों में वृद्धि, अपर्याप्त सीवर संग्रह और उपचार, ट्रीटमेंट, अधिक कचरा पैदा होने के कारण लैंडफिल्स और रसायनों में वृद्धि, ये सभी चीजों से भी वाटर पोल्यूशन बढ़ गया है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, राइट? सभी चीजें बढ़ रही है तो कचरा भी बढ़ रहा है। एनिमल वेस्ट, व्हाट इज एनिमल वेस्ट? The waste produced by animals is washed away into rivers when it rains। जब बारिश होती है तो पशुओं के द्वारा जो कचरा किया गया है, वो पानी में बह के ऐसे पोल्यूट करता है। दूसरी जो स्टोरेज वाटर है वहां पे, नदी में जाएगा, कहाँ पे भी जाएगा, राइट? जो लैंड पे है वो पूरा बारिश के पानी से बह के वाटर सोर्सेस तक चला जाएगा। It gets mixed up with other harmful chemicals and causes various waterborne diseases like cholera, diarrhea, jaundice, dysentery and typhoid। ये समझ में आया? एनिमल्स है वो भी कचरा क्रिएट करते हैं, राइट? तो जब बारिश होगी तो वो कचरा बारिश के पानी के साथ बह के वाटर सोर्सेस तक जाएगा और उसको दूसरे केमिकल्स के साथ मिक्स होके वो दूसरी अलग अलग पानी की बीमारियां क्रिएट करेगा, जैसे कि कॉलेरा, डायरिया, जॉन्डिस, राइट? डिसेंट्री, टाइफाइड, सब ऐसी चीजें क्रिएट हो जाती है वाटर, एनिमल वेस्ट से वाटर पोल्यूट होने के कारण। हिंदी में देखेंगे, पशु अपशिष्ट, जानवरों के द्वारा उत्पादित अपशिष्ट वर्षा होने पर नदियों में बह जाता है। क्लियर हुआ? जो हिंदी में है उनके लिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यह अन्य हानिकारक रसायनों के साथ मिल जाता है और हैजा, दस्त, पीलिया,
पेचिश और टाइफाइड जैसे विभिन्न जल जनित रोगों का कारण बनता है। क्लियर है दोनों डेफिनेशंस? मैम अपशिष्ट से यहाँ पे हम लोग इनका जो एनिमल वेस्ट फीटस है वही मान रहे हैं या और भी कोई चीज, मतलब इनके बाल वाल जो झड़ते हैं वो स्किन वो सब भी है क्या एनिमल वेस्ट में? एनी टाइप ऑफ एनिमल वेस्ट, राइट, एनी टाइप ऑफ एनिमल वेस्ट, या तो उसका जो यूरिनेशन है या तो पू है, व्हाटएवर चीज दे एक्सक्रीट, उनको जो नहीं चाहिए वैसी चीजें, एक्सक्रीशन है, राइट, उनका एक्सक्रीशन भी इट्स टाइप ऑफ वेस्ट, राइट, उनके बाल झड़ते ही सोचो वन टाइप ऑफ वेस्ट, वो भी पोल्यूट ही करेंगे ना, धीरे धीरे बह के जाएंगे वाटर रिसोर्सेज तक। एनी टाइप ऑफ, पूरा क्लैरिफाई नहीं, बट एनी टाइप ऑफ एनिमल वेस्ट। ओके मैम, यस। अगर एनिमल वेस्ट सभी टाइप के हमने वाटर पोल्यूशन देखे, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, फिर मराइन डंपिंग है, ऑयल लीकेज है, फिर एनिमल है, अर्बनाइजेशन है, वो सभी चीजें कहाँ पे आके वाटर को, सब चीजें मिलके वाटर पोल्यूट करती है, राइट। वाटर पोल्यूट हो गया, अभी फिर इसकी इफेक्ट भी देखेंगे कि क्या क्या होता है वाटर पोल्यूशन से। इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन ऑन वाटर क्वालिटी, देखिए ऐसे कीड़े होने लगते हैं, ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होने लगते हैं पानी में, क्योंकि वो पानी गंदा है, उसमें अलग टाइप के ऑर्गेनिक चीजें हैं, पोल्यूटेंट्स है, तो ये सूक्ष्म जीव क्रिएट हो जाते हैं। उनको कौन खाता है? छोटी छोटी मछलियां खाती है, तो उनसे वो खराब है, सो दे विल डाई, राइट। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, फिर ये जो डक्स वगैरह बर्ड्स रहते हैं उनकी पूरी स्किन खराब हो जाती है, दे गेट इन्फेक्टेड, पूरे उनके फेदर्स रहते हैं उनके, आपने टीवी पे भी देखा होगा कि ऑयल पोल्यूशन से ये ज्यादातर बेचारे उड़ भी नहीं पाते, दे कांट फ्लाई, क्योंकि ऑयल पूरा लग जाता है, तो विदाउट फ्लाइंग और बहुत सारी चीजों से मर जाते हैं, डिसीजेस हो जाते हैं अलग अलग टाइप के, क्योंकि बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है पानी में, राइट। और पूरी इकोसिस्टम खराब हो जाती है, बैक्टीरिया छोटे छोटे हैं, उनको छोटे जीव खाएंगे, उनको बड़े जीव खाएंगे, उनको मछलियां, देखिए मछलियां खाती है और उनको दूसरे बर्ड्स खाएंगे, और उनको अगर केमिकल्स ज्यादा हो जाता है बॉडी में, तो उनके जो अंडे रहते हैं ना, उनके शेल्स एकदम पतले हो जाते हैं, ये एक डिसीज है अलग टाइप का। तो बर्ड्स जो ले करते हैं ना, वाटर बर्ड्स जो ले करते हैं ना एग्स, उनका शेल एकदम कमजोर होता है, तो बच्चे डेवलप ही नहीं होंगे, बच्चे उधर शेल में ही मर जाएंगे, राइट, वो टूट जाते हैं एग्स ही, तो पूरी इकोसिस्टम खराब हो जाती, पूरी साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। सभी चीजें जरूरी है, राइट, छोटे जीव भी जरूरी है, उससे बड़े सब जरूरी है, बट वाटर पोल्यूशन से वो पूरी साइकिल डिस्ट्रॉय कर देता है, वाटर की क्वालिटी खराब हो जाती है, डेथ हो जाते हैं छोटे छोटे जीव का, उनको बड़े खाएंगे तो उनका भी डिसीज हो जाते हैं, बर्ड्स को, दूसरे एनिमल्स को, और पूरी इकोसिस्टम खराब हो जाती है। देखिए पूरा दिख रहा है, बैक्टीरिया है, उनको ये खाएंगे, फिर छोटी मछलियां, फिर उनको बड़ी, फिर उनको बर्ड्स, और उनके एग शेल्स है वो पूरे एकदम थिन हो जाएंगे और वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे, राइट। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? अगर ये इतनी चीजें खराब है, देन वी शुड प्रिवेंट इट, राइट, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, सीवेज प्लांट, मतलब कोई भी जो पानी नॉर्मल हाउस होल्ड चीजों से निकलता है, रेगुलर यूजेज, उनके एक सीवेज ट्रीटमेंट, फैक्ट्रीज को भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने सीवेज को क्लियर या तो ट्रीटमेंट किए बिना कहाँ पे भी छोड़ नहीं सकते, उनके पास नहीं तो लाइसेंस उनका कैंसिल हो जाता है, इट्स कंपल्सरी। और हमारा भी ये कॉर्पोरेशन रहती है, वो पूरी ट्रीटमेंट करके ही पानी को छोड़ते हैं, राइट। प्रिवेंट रिवर वाटर टू गेट पोल्यूटेड, हम कोई भी कूड़ा कचरा या तो कोई भी चीज हम नदी के पानी में नहीं डालेंगे, प्रॉपर सेवेज ट्रीटमेंट करेंगे पानी का, रूटीन क्लीनिंग हम नहीं करेंगे, या तो गंदगी नहीं करेंगे, और रूटीन क्लीनिंग जो रहता है, साफ सफाई, नदी नालों की साफ सफाई करनी जरूरी है, राइट, रूटीन क्लीनिंग ऑफ रिवर्स एंड एवरीथिंग। पहले तो पॉल्यूशन करना ही नहीं है, और अगर हो गया देन इट शुड बी क्लीन रेगुलरली। नेक्स्ट है अवॉइड बोट दैट यूज हार्मफुल फ्यूल्स, कोई भी ऐसी बोट जो हम बोट राइड वगैरह, गोवा वगैरह, या तो पानी में रिवर्स रहती है वहां पे बोट राइड्स देते हो, तो उसमें भी हार्मफुल फ्यूल्स नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि गलती से भी अगर वो फ्यूल स्पिल हो गए पानी में तो उनको क्लियर होने में बहुत टाइम लगता है, राइट। और कीप द पॉन्ड वाटर क्लीन एंड सेफ, जो छोटे छोटे गांवों कस्बों में ये पॉन्ड का पानी
एनिमल्स को वॉश करते हैं, कपड़े धोते, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए, राइट? यहाँ तक क्लियर है सभी को? एनीवन रिप्लाई? यस मैम। वापस हम देख लें थोड़ा सा रिवाइज करके, 1 मिनट रिवीजन। वाटर पोल्यूशन का रिवाइज करते हैं। आज थोड़े से एक क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर किया है, तो वो भी मैं फटाफट पूछ लूंगी। अब तक का जो हमने रिवाइज किया है, नोट आज का, आज जो किया है वो नहीं, राइट? पोल्यूशन है, यहाँ से चालू करेंगे। वाटर पोल्यूशन देखा, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर का फोटो, ग्राउंड वाटर का, कैसे ग्राउंड लेवल वाटर पोल्यूट होता है। फिर फैक्ट देखे हमने, फिर वाटर पोल्यूशन जो हमने देखे इंडस्ट्रियल है, फिर मराइन डंपिंग, एक्सीडेंटल लीकेज, राइट, अर्बनाइजेशन या तो अर्बन डेवलपमेंट से भी, और एनिमल वेस्ट, यहाँ तक देखे, उसके इफेक्ट भी देखे, और प्रिवेंशन, हमें क्या करना चाहिए उनको प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ तक हमने कवर किया है। तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लूं सभी को। यस मैम। पूरा पहले से जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वहां से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेंगे। ट्राई करेंगे हम। यस, आई थिंक सबको थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। कोई रिस्पॉन्स वैसे नहीं दे रहा, टफ जा रहा है क्या ये टॉपिक? नहीं मैम। मैम टफ नहीं है, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा इसका एक यस, बार। दैट्स व्हाई। तो आज हम जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वहां से स्टार्ट करेंगे, राइट? सिंपल और इजी क्वेश्चंस हम डालेंगे, फटाफट आंसर करिए, माइक खुला रखेंगे तो भी चलेगा, राइट? एनवायरमेंट वर्ड कौन से मूल वर्ड, मतलब लैंग्वेज से आया है? एनवायरमेंट वर्ड ग्रीक भाषा। नहीं, लैटिन भाषा। नो फ्रेंच। नो, फ्रांस, लिख नहीं रहे क्या साइड में नोट्स कोई? फ्रेंच, एनवायरमेंट वर्ड इज अ फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, वो ओरिजिन उसका फ्रेंच है, और उसका मीनिंग क्या है? ओरिजिनल वर्ड क्या है फ्रेंच का? इन्वो। बोलिए बोलिए फटाफट फटाफट। एनवायरनमेंट, सराउंड, एनवायरनमेंट मींस सराउंड। टू सराउंड, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, इकोलॉजी वर्ड किसने कॉइन किया था? फटाफट, 3 ही हमने अभी तक साइंटिस्ट पढ़े हैं। साइकिल। Yes, Haeckel is right. Ernst Haeckel is right. Ecology was given by Ernst Haeckel. और ecosystem किसने दिया? A.G. Tansley. Arthur Tansley, very good. Tansley ने दिया ecosystem। और pyramid, ecological pyramid, फटाफट। Who gave the concept of ecological pyramid, जिसमें हमने 3 टाइप के पिरामिड देखे थे? चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टर ने। यस, मैंने एक स्पेशल स्लाइड भी बनाई थी ये तीनों के लिए, आपके लिए स्पेशली डाला था। 3 ही साइंटिस्ट है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड, राइट? ये नाम याद रखेंगे, ओके? इकोलॉजी किसकी ब्रांच है, किसकी शाखा है? बायोलॉजी। वेरी गुड, जीव विज्ञान की शाखा है। इकोसिस्टम contains 2 main factors, ये पहले भी रॉन्ग हुए थे आंसर्स। इकोसिस्टम के 2 मेन फैक्टर्स है, 2 मेन बेसिक कंपोनेंट है, क्या है? जोर से बोलिए। लिविंग, नॉन लिविंग। The grassland, the mountain. नो, The grassland, the वेरी गुड। mountain. किसने बोला बायोटिक, एबायोटिक? जैविक और अजैविक। बायोटिक एंड एबायोटिक, मैंने मैम। वेरी गुड वेरी गुड। इकोसिस्टम के 2 है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में क्या कवर हो जा रहे हैं? लिविंग एनिमल्स, यस। और अभी जो किसने बोला था टेरेस्ट्रियल, ये 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आ जाएंगे। वापस बोलिए, 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है? Terrestrial and aquatic. ओके, वेरी गुड। और फूड चेन के 3 मेन पार्ट्स क्या है? 3 मेन पार्ट्स ऑफ फूड चेन। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। वेरी गुड। Decomposer. और 3 टाइप के कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं? Carnivorous, कार्निवोरस और omnivorous, यस, ओके। और 2 टाइप की फूड चेन्स है। सिंपल ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट। 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन, इजी है, बोलिए चलिए फटाफट। Aquatic और terrestrial.
वेरी गुड वेरी गुड। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दो है सिस्टम, तो दो फूड चेन भी रहेगी। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल दैट कैप्चर्स एंड ईट अदर एनिमल। जो कैप्चर करते हैं और खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ये बहुत यस, वेरी गुड। और Predator and prey. एनिमल यस दैट इज कैप्चर्ड एंड ईटन बाय, उसको क्या बोलेंगे? Prey. यस, वेरी गुड। जब बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? फूड वेब। Food web. वेरी गुड। Food web. Who is at the bottom of the energy pyramid? एनर्जी पिरामिड में सबसे बॉटम लेवल पे क्या रहते हैं? प्लांट्स या तो प्रोड्यूसर्स। Plants. और तीन टाइप के इकोलॉजिकल Producer. पिरामिड हमने देखे थे, कौन कौन से हैं? फटाफट बोलिए। एनर्जी, ट्रोपोस्फियर, नंबर, स्ट्रेटोस्फियर, बायोमास। मेसोस्फियर। ओ ये वेरी गुड। atmosphere का पिरामिड ऑफ एनर्जी, एटमॉस्फेयर नहीं मैम, थ्री ये टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। ये आराम से जवाब दीजिए, शांति से सोच के। राइट, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी, नंबर एंड बायोमास। नेक्स्ट, अभी हम एटमॉस्फेयर जो किया था कल, हम रिवाइज करेंगे। चलिए, 4 स्फीयर्स ऑफ अर्थ, फटाफट। Lithosphere, atmosphere, biosphere, and hydrosphere. मेसोस्फीयर। Yes, litho, Mesosphere, hydro, atmosphere. bio and atmo. Yes, 4 spheres of earth। और एटमॉस्फेयर के भी 4 लेयर्स, 5 लेयर्स है। फटाफट, फर्स्ट वन, ओनली फर्स्ट, एक ही बोलिए। फर्स्ट ट्रोपोस्फियर। सेकंड, Troposphere. सेकंड So, mesosphere. स्ट्रेटो, सेकंड इज स्ट्रेटो। स्ट्रेटो, मीजो, आयनो। थर्मो, आयनो सबसे ऊपर है, बीच यस में आई नो को हम कंसिडर नहीं करेंगे, मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिखा था। राइट, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजो, थर्मो एंड एक्सोस्फियर। राइट, ओके। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर कोई बोलेगा? एयर कैसे बनी है? सबसे ज्यादा गैस कौन सा है उसमें? नाइट्रोजन 78, वेरी गुड। 78.02, फिर Yes. 20.95 और बाकी सब गैसेस 0.0005 इस तरह से है। कार्बन Okay. डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कौन से लेयर पे प्रेजेंट रहती है? ट्रोपोस्फियर। वेरी गुड। जो ओजोन लेयर है हमारी, जो प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रे से, वो कौन से लेयर पे प्रेजेंट है? थर्ड। सेकंड पे ही प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फियर। मैम। इसलिए स्ट्रेटोस्फियर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि वो ओजोन लेयर को कंटेन करती है। राइट, और एक फटाफट बोल, कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है और हॉटेस्ट लेयर कौन सी है? Stratosphere और troposphere. मीजोस्फियर इज कोल्डेस्ट। टेम्परेचर कहाँ तक जाता है? मैक्सिमम -86. और थर्मोस्फियर जो कि हॉटेस्ट है, टेम्परेचर 1200. वेरी गुड। अभी जो आपने बोला था ना अरोरा, कल मैंने बोला था अरोरा, कहाँ पे दिखने को मिलता है अरोरा? आयनोस्फीयर। यस ओके। और लास्ट एक दो क्वेश्चन सिंपल, हमने वेदर सैटेलाइट्स रहती है, कहाँ पे ऑर्बिट करती है? कौन से लेयर पे ऑर्बिट करती है सैटेलाइट्स? एक्सोस्फीयर, सबसे लास्ट वाले Exosphere. एक्सोस्फीयर पे। और मीटियोर्स कहाँ देखने को मिलते हैं? Mesosphere. यस, वेरी गुड। एमएम से याद रखेगा, मीटियर्स एंड मीजोस्फीयर, वो दोनों इजीली याद रह जाएगा। और एक्सोस्फीयर में सबसे लास्ट है तो सैटेलाइट्स वहां पे ही रहती है। तो आज का क्लास हम कंक्लूड करें, वापस हम आज का जो रिवीजन है वापस करेंगे। आज जो पढ़ा है वो इधर तक क्लियर है? कोई भूला नहीं ना पिछले क्लासेस कोई? No, मैम. और एक मैम पीपीटी शेयर कर दिया करो ना, तो थोड़ा सा हम रिवाइज करके क्लास को आया करेंगे पिछला वाला। वो भी है मैम, मैं कर सकती हूँ, पर मैं रोज थोड़ा थोड़ा ऐड करी क्योंकि ऑलरेडी पूरी बन चुकी थी और वापस मुझे अब सब डालना पड़ रहा है नहीं थोड़ा मैम, फिर थोड़ा। हम जो हुआ है ना उसका ही स्टडी करेंगे, आगे का नहीं करेंगे ना ऐसे। ठीक है, ये फिर तो मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। यस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, वो इजी जाएगा। Yes, नोट्स yeah. थोड़ा लिखते जाइए ना, इट्स वेरी बेटर। आप थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से लिखेंगे तो और इजी रहेगा आपको। राइट, ओके फाइन। तो हम कंक्लूड करें आज का क्लास, सर भी आ जाएंगे तब तक। ओके मैम एक क्वेश्चन था मैम, आपके जो इन्वायरमेंटल की क्लास थी, क्या उसकी आपकी रिकॉर्डिंग वीडियोस होंगी? थे ना सर, कौशल सर डालते हैं ना अपने ग्रुप पे। आई थिंक कल का नहीं डाला है उन्होंने, वो डाल देंगे वो। अभी दिस इज द 4th क्लास आई थिंक, आगे के 3 ही हुए हैं मेरे क्लास। मैम एक्चुअली इन्वायरमेंट की ली नहीं मैंने क्लास, इसीलिए। फाइन, आप रिवीजन तो जी यूट्यूब
यूट्यूब चैनल है जी, राहुल आर्य MDYA के नाम से, उसको आप सर्च करेंगे ना, वहाँ पे है इन्वायरमेंट की एक वीडियो डली हुई है। ओके, थैंक यू सर। तो मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग? थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक मैम। यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। हो 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 हो।